नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। मैं स्वाति जनकावत, आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ। हमारे इस पाठ का शीर्षक है लोक चित्रकला। लोक चित्रकला लोगों की कला से संबंध रखती है, जन सामान्य आम आदमी की कला से संबंध रखती है। हमारे आम जिंदगी में, हमारे साधारण से जीवन में विभिन्न बहुत ही सरल और इसे सुंदर बनाने वाले चित्रात्मक तत्व मौजूद हैं। इसके बहुत ही सरल जो उदाहरण हैं, जैसे मेहंदी, मांडने, गोदने, ये सब हमारी लोक कलाओं का ही हिस्सा है। ये जो लोक कलाएं हैं, लगभग जब मनुष्य ने कस्बे में रहना, परिवार बनाकर रहना शुरू कर दिया था, जब से मनुष्य के मन में अभिव्यक्ति की आवश्यकता उसे महसूस हुई, तब से ये लोक कलाएं हमारे जीवन में, आम इंसान के जीवन में उत्पन्न हुई। ये लोक कलाएं बहुत ही प्राचीन और मनुष्य के साथ बदलती, विकसित होती हुई चली गई हैं। इन लोक कलाओं को बच्चों न तो किसी कक्षा में सीखा जाता है, न ही इसे कोई पढ़ाता है, बल्कि ये लोक कलाएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की जो महिलाएं हैं, घर के सदस्य हैं, वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। और इन्हें सीखने के लिए न किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता होती है, न ही किसी कक्षा की आवश्यकता होती है, बल्कि आम आदमी अपने घर के ही, परिवार के लोगों को देखकर इन्हें सीखता है और आगे बढ़ता है। बच्चों, ये जो लोक कलाएं हैं, ये मानव मन की बड़ी ही सरल और सहज अभिव्यक्ति होती हैं। ये उतनी ही सरल और सहज होती हैं जितना कि आम इंसान के साधारण जीवन होता है। इनमें सरलता और सहजता ही ये इसकी अपनी बहुत बड़ी विशेषता है। ये सरलता और सहजता से दूसरे के मन तक पहुंचती हैं। मनुष्य अपनी अव्यक्त भावों को जब दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, कुछ स्पष्ट करना चाहता है, तो वह इनका सहयोग लेता है। ये जो लोक कलाएं हैं, मानव कला से अछूती नहीं रह सकती हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का, हमारे मन का एक अभिन्न अंग है। इन्हें लोगों की सौंदर्य परक भावनाओं से जोड़ा जाता है। लोग अपने मन की सुंदरता को अभिव्यक्त करने के लिए इनको साधन स्वरूप में काम में लेते हैं। अपनी इन सुंदर भावनाओं को ही लोगों के जीवन में कलात्मकता उत्पन्न करती हैं ये लोक कलाएं। ये जो लोक कलाएं हैं बच्चों, इन्हें साधारण शब्दों में कहें तो इन्हें लोगों की कला कहा जा सकता है। अतः लोगों की कला को ही लोक कला कहा जाता है। इसमें सरल स्थानीय सामग्री, प्राकृतिक रंगों के माध्यम से चित्रों का, विभिन्न रूपों का सृजन किया जाता है और यह आकाश जैसी ऊंचाइयों को छू लेती है। लोक कलाओं में साधारण और सहज संसाधन काम में लिए जाते हैं। इनमें प्राकृतिक रंग काम में लिए जाते हैं और साधारण स्वरूप में बड़ी सामान्यता से जो हमें साधन उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये बनाए जाते हैं। जैसे रंगोली, जैसे मांडने, मेहंदी जैसी सभी ये जो लोक कलाएं हैं, हमारे आसपास से ही सामग्री प्राप्त करके बड़े ही सरल ढंग से घर की जो सामान्य महिलाएं होती हैं, वे इनको बनाती हैं। तो ये लोक कला ही बड़े सहजता और सरलता से संबंध रखती हैं। ये जो लोक कला है बच्चों, घरेलू सामग्री से बनाई जाती है। इसमें स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बंगाल की कोलम, जैसे राजस्थान की फड़ चित्रकला। तो इनमें सभी कलाओं का हम आगे भी चर्चा करेंगे, जिससे कि यह साबित होगा कि इन सभी में साधारण और सरल सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो लोक कलाएं होती हैं बच्चों, इनमें बांस से ब्रश बनाया जाता है। बांस या लकड़ी के आगे के हिस्से को कूटकर रेशेदार बना लिया जाता है और उसे ब्रश की तरह काम में लिया जाता है। या बांस की आगे की पतली डंडी पर कोई रुई कपड़ा बांधकर उसे ब्रश की तरह काम में लिया जाता है। इनमें प्राकृतिक रंग काम में लिए जाते हैं, जैसे हार श्रृंगार के फूलों से नारंगी रंग बनाया जाता है, चुकंदर को पानी में उबालकर लाल रंग प्राप्त कर लिया जाता है और अड़हुल के फूलों से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग बनाकर काम में लिया जाता है। इन्हें इन्हीं के रंगों के लिए आधार स्वरूप में सूती कपड़ा, जूट, सामान्य हमारी धरती, दीवारें, धागे या लकड़ी के पाटे
आधार स्वरूप में काम में लिए जाते हैं। अतः लोक कलाएं बड़े ही साधारण माध्यमों से, संसाधनों से बनाई जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता का स्थान नहीं होता। इन्हें बड़ी ही सरलता से महिलाएं अपने आगामी पीढ़ी को सिखाती हैं और वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को। अतः ये लोक कलाएं हमारे साधारण जीवन और हमारी सरल अभिव्यक्ति से संबंध रखती हैं। हमारे भारत में बहुत सी लोक कलाएं हैं, जिनके कुछ उदाहरण तो मैंने अभी आपको बताए बच्चों। इसके अलावा भी बहुत से और भी उदाहरण हैं। हम इन सभी की चर्चा अब करेंगे। हम पहला जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है वह है बंगाल के पटचित्र। ये जो बंगाल के पटचित्र हैं बच्चों, इन्हें कालीघाट पेंटिंग्स भी कहा जाता है। इन्हें कलकत्ता के पटचित्र भी कहा जाता है। इन्हीं पटचित्रों का या कालीघाट पेंटिंग्स का यह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बड़े ही सरल रूप में ये चित्र बनाया गया है। प्राथमिक रंगों से इस चित्र का निरूपण एक सपाट धरातल पर, हल्के धरातल पर किया गया है। इस बंगाल के पटचित्र के अंतर्गत एक बड़े ही सरल से और हास्यपद विषय को यहाँ स्थान दिया गया है। इस चित्र में बच्चों, ये जो बंगाल के पटचित्र हैं, इसमें एक राजसी व्यक्ति का कान साफ करते हुए सेवक का चित्रण किया गया है। ये जो बंगाल के पटचित्र हैं बच्चों, ये बंगाल की लोक कला की, बंगाल की पहचान है। ये जो चित्र था, इसमें एक राजसी व्यक्ति का कान साफ करते हुए एक सेवक का चित्रण किया गया था। ये वहाँ की लोक कला का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें दो मानव बनाए गए, एक राजसी वेशभूषा में तो दूसरा उसका सेवक, जो बड़ी ही साधारण धोती और साधारण वस्त्रों युक्त बनाया गया है। यहाँ पर दोनों को ही अपनी सामाजिक स्तर के आधार पर वेशभूषा युक्त अंकित किया गया है, जिससे हमें उनके जो सामाजिक स्तर है उसका स्पष्ट संकेत हमें उनकी उस वेशभूषा से स्पष्ट हो जाता है। ये जो चित्र बना है बच्चों, इसमें कुर्सी पर बैठे एक राजा का शाल ओढ़े हुए चित्रांकन किया गया है, जिसमें उसका जो सेवक है उसने सामान्य धोती पहन रखी है। पीछे का जो पृष्ठभाग है बिल्कुल सपाट बनाया गया है। कलाकार की जो सरलता है वह हमें इस पृष्ठभाग से दिखाई देती है। इसमें काले, लाल, पीले जैसे सामान्य चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। अंगों की गोलाकार जो गढ़त है बच्चों, वह हमें यहाँ पर बनाए गए छाया प्रकाश से बहुत अच्छे से दिखाई देती है। यही छाया प्रकाश हमें इस चित्र में गोलाई और मोटाई, उभार का आभास देते हुए दिखाई देता है। इसमें ये जो पुरुष आकृति है, इनके दो मोती युक्त बड़े बड़े कुंडल पहने हुए दिखाए गए हैं, जो कि इस चित्र में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस चित्र को बच्चों बड़े ही सशक्त रेखांकन से, बड़ी ही सरल और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अतः बंगाल के पटचित्रों का ये जो चित्र था बहुत ही सुंदर और इसे स्पष्ट करने वाला एक उदाहरण है। हम इन पटचित्रों के बारे में चर्चा करें तो बच्चों, यहाँ पर जो रंग प्राप्त किए गए थे, बनाए गए थे, वह बड़े ही सरल स्वरूप में प्राकृतिक रंगों के प्रभाव से बनाए गए थे। हम भारतीय लोक कला का एक और उदाहरण लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश की कलमकारी। बच्चों, यह है कलमकारी का एक बड़ा ही सुंदर चित्र है। यह चित्र जीवन वृक्ष का चित्र माना जाता है और यह नक्काशी का एक बड़ा ही सुंदर पर्दे पर बनाया गया चित्र है। यह एक पर्दे का चित्र है, जिसमें इस पर्दे के ऊपर यह जीवन वृक्ष का संपूर्ण चित्र बनाया गया है। यह जो कलमकारी है बच्चों, यह आंध्र प्रदेश के दो महत्वपूर्ण गांवों मासूलीपट्टनम और श्रीकालाहस्ती से संबंध रखती है। ये जो कलमकारी है, ये अपने आप में विशिष्ट है और ये जो दोनों प्रमुख केंद्र स्थल हैं, ये इसके लिए और भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। यह जो कलमकारी है बच्चों, ये एक प्रकार की बाटिक कला जैसी ही कला है। इसमें ये बाटिक और छपाई जैसी कला है। इसमें कलम के माध्यम से ये चित्र बनाए जाते हैं। यह कलम विशिष्ट होती है, चूंकि इस कलम में गरम मोम पिघलाकर भरी जाती है और उसे कलम चलाने की ही तरह कपड़े पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार से कलम के कारण इस लोक कला को कलमकारी कहा गया है।
इसीलिए बच्चों इसे कलमकारी कहा गया है। और इसमें विशेष रूप से जो रूपरेखा होती है वह अंकित की जाती है। यह जो कलमकारी का चित्र था जिसमें जीवन वृक्ष बनाया गया था बच्चों, इसमें जो रंग प्रयुक्त किए जाते हैं वे प्राकृतिक अर्थात वनस्पति के रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। वनस्पति से इन रंगों को प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी। बच्चों ये जो जीवन वृक्ष बनाया गया है यह इस कलमकारी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें एक पर्दे पर यह जीवन वृक्ष अंकित किया है जिसमें एक पेड़ बहुत ही विस्तार के साथ अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के साथ अंकित किया गया है। इसमें उसकी पत्तियां, उन पर बैठी हुई चिड़िया, दो मयूर वृक्ष मोर यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो संपूर्ण चित्र था ये बड़ा ही नक्काशीदार बनाया गया है। इसकी छोटे छोटे जो तत्व हैं वह इसे बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं। अतः नक्काशीदार डिजाइन का यह जो जीवन वृक्ष है बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है। अतः यह कलमकारी भी भारतीय लोक कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों, ये है महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स। महाराष्ट्र की जो वर्ली पेंटिंग्स है अपने आप में ही बहुत निराली है। ये जो महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स है बच्चों, ये महाराष्ट्र की के एक व्यक्ति जिसका नाम था जीवा सुममासे नाम के व्यक्ति द्वारा इजाद की गई और इसी के प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसी लोक कलाकार के प्रयासों से उसके कंधों का आश्रय लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। यह 1974 तक भारत में अपनी पहचान बनाती रही और विश्व आगामी समय में विश्व स्तर तक प्रसिद्ध हुई, विश्व स्तर की ये बनी। ये जो वर्ली पेंटिंग्स होती हैं बच्चों, इसमें दैनिक जीवन से संबंधित विषयों को दर्शाया जाता है। आम आदमी की जिंदगी के जो विभिन्न दृश्य होते हैं, उनके साधारण जीवन की जो क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें ही विषय रूप में यहाँ पर बड़े ही सरल ढंग से दिखाया जाता है। मानव आकृतियां यहाँ दो त्रिभुजों और रेखाओं के माध्यम से दिखाई जाती हैं। बड़े ही सरल ढंग से धड़ और निचले जो मानव का शरीर होता है, इन्हें दो त्रिभुजों के माध्यम से बनाकर यहाँ दिखाया जाता है। बड़ी ही सरल, जैसे बाल सुलभ जो बच्चे कलाकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं, कुछ इसी प्रकार से इस कला में मानव आकार और अन्य तत्व जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि का अंकन किया जाता है। इसकी जो सरलता है, इसी के साथ भावनाओं की गहराई हमें अनुभूत होती है और ये ही इसकी विशेषता है, क्योंकि सरलता से ही मनुष्य मन के वो जो साधारण जीवन के अभिव्यक्ति है वो यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है लोक कलाकारों के द्वारा। यहाँ जो ये चित्रकार का उद्देश्य है वह केवल साधारण जीवन की अभिव्यक्ति है। वह न किसी प्रकार के धार्मिकता को अभिव्यक्त करना चाहता है, न ही किसी आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करना चाहता है, बल्कि वह अपने साधारण जीवन की सरलता ही, सहजता ही अपने इन लोक कला चित्रों में अभिव्यक्त करता है। अतः यह हमारी जो वर्ली पेंटिंग्स है, गहरे सपाट पृष्ठ पर हल्की रंगतों से अंकित किए गए चित्र हैं। इनमें मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि का सरल और प्रभावी अंकन किया जाता है। इस चित्र में किसी ऐसे अवसर को चित्रित किया गया है बच्चों, जिसमें सांपों को भोजन आहार देते हुए दिखाया गया है। मानो सांपों को कुछ अर्पित किया जा रहा हो, उनको दूध या कुछ खाने के लिए दिया जा रहा हो, ऐसा हमारे इस दिखाए गए चित्र में दर्शित किया गया था। इसमें जीवन में पशुओं का जो महत्व है, उसकी आवश्यकता है, संभवतः वह स्थापित करने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। हमारी अगली लोक कला लेते हैं बच्चों हम, राजस्थान की फड़ चित्रकला। यह है राजस्थान की फड़ चित्रकला। बच्चों, राजस्थान की जो फड़ होते हैं यह मोटे कपड़े पर बनाए जाते हैं। विभिन्न जो लोक देवी देवता हैं उनकी जीवन गाथा मोटे कपड़ों पर अंकित की जाती है। ये जो मोटा कपड़ा होता है यह बड़ा ही लंबा साड़ी नुमा वस्त्र होता है और ये अलग अलग लोक देवी देवताओं के
आधार पर अलग अलग आकार और प्रकार का होता है। ये जो फड़ होते हैं बच्चों, इन फड़ों में जो अंकित लोक देवी देवताएं होते हैं उनकी जीवन गाथा यहाँ पर अंकित की जाती है। और इन फड़ों का अंकन का ये जो विषय है यही इसका मुख्य विषय होता है। मोटे कपड़े पर हल्की रंग की पृष्ठभूमि में गहरी रंगतों से ये चित्र बनाए जाते हैं। इसमें नारी, पुरुष, पशुओं का अंकन विभिन्न खंडों में किया जाता है। अलग अलग खंडों में जीवन गाथा के विभिन्न अंशों को दिखाया जाता है। यह जो चित्र है ये पूरा चित्र न होकर खंड चित्रण होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न घटनाक्रम जैसे पूजा, त्योहार, योद्धा, सवार, राजदरबार जैसे अनेक विषयों को अंकित किया जाता है। इन विभिन्न गतिविधियों को इन खंडों में दर्शाया जाता है। इनका ये जो पटचित्र हैं इनमें रंगों में चटक लाल, पीले, हरे और काले, सफेद जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न जो तत्व हैं जिनमें पशुओं, ऊंटों को, घुड़सवारों को, ऐसे चीजों को, हाथी, घोड़े, इन सभी का अंकन अलंकरण के रूप में किया जाता है। जो मुख्य तत्व हैं उनके सहायक सामग्री के रूप में इन चीजों को बनाया जाता है। इसमें जो स्त्री पुरुष आकृतियां हैं ये पारंपरिक वेशभूषाओं से युक्त बनाई जाती हैं। साथ ही साथ पट चित्रकला में बच्चों अधिकांशतः एक चश्म चेहरे अर्थात साइड फेस ज्यादा बनाए जाते हैं और मानव आकृतियों को विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। इन पट चित्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता है इन पर खींचा गया मोटा सशक्त रेखांकन। यह जो मोटा सशक्त रेखांकन है यह इन चित्रों को बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। ये ही कलाकार की सरलता और सिद्धहस्तता को भी अभिव्यक्त करता है। इसमें राजस्थानी भवन, जाली झरोके, खिड़कियां भी बनाई जाती हैं। अर्थात जो राजस्थानी वास्तु है यह भी राजस्थानी इन फड़ चित्रों में बनाया जाता है। राजस्थान की ये जो फड़ चित्रकला है बच्चों, ये फड़ एक धार्मिकता का महत्व रखते हैं। इन्हें धार्मिक अवसरों पर बड़े ही सुंदर तरीके से धार्मिक सम्मान के साथ इन्हें लाकर गा बजाकर इनको भोपा और भोपिल रावण हत्ते के साथ पढ़ते हैं। अब हम अगली भारतीय एक लोक कला के संबंध में पढ़ते हैं बच्चों, वह है बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स। इसे मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ये जो बिहार की मिथिला पेंटिंग्स हैं ये मिथिला से संबंध रखती हैं, इसलिए इसे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। यह जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं बच्चों ये बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कला है। ये सामान्य तौर पर औरतों द्वारा बनाई जाती है। और हमारा जो यह चित्र था जिसमें जल देवी का चित्र बनाया गया था ये इस मिथिला पेंटिंग का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसमें एक जल देवी को विशाल जल जंतु जैसे मगरमच्छ जैसे विशालकाय मछली जैसे जीव पर विराजमान दिखाया गया है। यह जो जल देवी है ये चतुर्भुजी रूप में यहाँ पर शक्ति स्वरूपा दिखाई गई है। विभिन्न आयुधों से सुसज्जित यह जो जल देवी है इसके दो हाथों में कमल, शंख, चक्र जैसे आयुध सुशोभित हैं। इसके पृष्ठ भाग में फूल, पत्ते, बेल जैसे आकार बनाए गए हैं। ये सभी चित्र में लाल, पीले और नीले रंगों के प्रयोग से अंकित किए गए हैं। इस चित्र में चारों ओर काले रंग का बाह्य रेखांकन खींचा गया है जिससे चित्र के विभिन्न तत्व स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाते हैं। कहीं कहीं पर तो दोहरी रेखाएं भी इन तत्वों के पीछे खींच दी गई थी। इनमें ज्यादातर चटक रंगों का प्रयोग विशेषतः किया जाता है। यह जो जल देवी का चित्र है बच्चों इनमें ज्यादातर आलेखन सीधी खड़ी रेखाओं में भरा जाता है। ये पीछे की ओर यहाँ पर इन देवी की ओढ़नी को केंद्र में बनाया गया है और देवी के जो नाक, होठ ये सभी मिले जुले बड़े सरल स्वरूप में बने हुए हैं। होठ और इनकी जो ठोड़ी है मिलती हुई सी दिखाई देती है। गोल और बड़ी ठुड्डी इनकी बनाई गई है। आंखें लोक कला की विशेषताओं को लिए हैं। इस प्रकार ये जो मिथिला पेंटिंग्स बनाई गई हैं बड़ी ही सरलता से हमें दिखाई देती हैं। बड़ी ही सरलता और सहजता का गुण इन चित्रों को देखते ही हमें स्पष्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी
लोक कलाएं। बच्चों, ये जो लोक कलाएं हैं ये हमारे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग हैं। अतः ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। हर साल इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके लिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। हम अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।